मैंने बस यूं ही कहा था, घास उगाओ, लेकिन 100 मील के अंदर का पूरा रेगिस्तान पल भर में एक विशाल घास के मैदान में बदल गया। फिर मैंने लापरवाही से बस एक शब्द कहा। बारिश और साफ बिना बादलों वाला आसमान अचानक मूसलाधार बारिश में बदल गया। इस दुनिया में आने के बाद मुझे एक ऐसी चीज मिली जिस पर यकीन करना मुश्किल था। देवताओं की तथाकथित भाषा, जिसे यहाँ एंशिएंट डिवाइन लैंग्वेज के रूप में पूजा जाता था, असल में मॉडर्न चाइनीज कैरेक्टर्स थे, वही जिन्हें मैं अपनी पिछली जिंदगी में हर दिन देखता था। और जब भी मैं चाइनीज में बोलता, मेरे शब्द हकीकत बन जाते थे। उसी समय क्रिम्सन होंग सेक्ट का एंट्रेंस एग्जाम चल रहा था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पूरा टेस्ट सिर्फ एक पेंटिंग के अंदर लिखे शब्दों को समझने का होगा। अपने आसपास सभी को भौहें चढ़ाकर परेशान होते देखकर मैं सोच में पड़ गया, क्या ये सिर्फ चाइनीज नहीं है? तुम सब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे ये नामुमकिन हो? लेकिन बाकी सबकी नजर में ये जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलने वाला मौका था, जिसे समझने में लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती थी। थोड़ी देर बाद एग्जामिनर ने मेरा नाम पुकारा। जैसे ही मैं स्टेज पर चढ़ा, मेरे लुक्स ने तुरंत कई जवान लड़कियों का ध्यान खींच लिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरे चेहरे की तारीफ की। किसी को भी मेरी समझने की काबिलियत से कोई उम्मीद नहीं थी। जैसे ही मैंने उस तथाकथित डिवाइन लैंग्वेज को साफ देखा, मैं धीरे धीरे बोला, स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करो। पूरी तरह शांत माहौल अचानक हिल गया। चारों तरफ से हवा की हल्की धाराएं उठीं और स्पिरिचुअल एनर्जी की अनगिनत लहरें मेरी तरफ आने लगीं। आखिर में वो सारी एनर्जी सीधे मेरे शरीर में समा गई। टेस्ट देख रहे एल्डर एक्सयू हैरानी से मुझे घूरने लगे। तुम एंशिएंट डिवाइन लैंग्वेज समझ सकते हो? उनकी आवाज में साफ हैरानी थी। लेकिन सच कहूं, मैं खुद भी हैरान था जिसे ये लोग एंशिएंट डिवाइन लैंग्वेज कह रहे थे। वो असल में सिर्फ चाइनीज कैरेक्टर्स थे, जिन्हें मैं अपनी पिछली जिंदगी में हर दिन पढ़ता था। मैंने बस सिर हिला दिया। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि मैं किसी को बता दूं कि मैं ट्रांसमाइग्रेटर हूं। फिर एल्डर एक्सयू बोले, अब मैं एंशिएंट डिवाइन लैंग्वेज में एक वाक्य बोलूंगा, तुम उसे दोहराने की कोशिश करना। मेरे जवाब देने से पहले ही एल्डर एक्सयू ने धीरे धीरे एंशिएंट डिवाइन लैंग्वेज में एक वाक्य बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके शब्द निकले, उनका शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। धत तेरे की, ये सच में उड़ सकते हैं। ये तो कमाल है। क्या यही हवा में उड़ना है? मुझे भी ये जरूर सीखना होगा। अगले ही पल मैंने भी वही तथाकथित एंशिएंट डिवाइन लैंग्वेज दोहरा दी। मेरा शरीर भी धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, जैसे पैरों के नीचे की हवा मुझे सहारा दे रही हो। लेकिन जमीन से लगभग आधा मीटर ऊपर पहुंचते ही मैं वापस नीचे गिर गया। मैंने एल्डर एक्सयू की तरफ उलझन भरी नजर से देखा। उन्होंने समझाया, तुम्हारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी है। अभी जो एनर्जी तुमने एब्जॉर्ब की है, वो मुश्किल से तुम्हें आधा मीटर हवा में उठाने के लिए काफी है। मैंने सिर हिलाया, फिर धीरे से कहा, स्पिरिचुअल एनर्जी को दोगुनी स्पीड से एब्जॉर्ब करो। मैं अब भी एंशिएंट डिवाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा था। इस बार एल्डर एक्सयू भी नहीं समझ पाए कि मैंने क्या कहा था, लेकिन हमारे आसपास हो रहे बदलावों ने उन्हें साफ बता दिया कि उस वाक्य की ताकत कितनी जबरदस्त थी। जो स्पिरिचुअल एनर्जी कुछ देर पहले तक शांत थी, वो अचानक उफान मारने लगी। एनर्जी की लहरें सीधे मेरे शरीर में समाने लगीं। क्रैक! मेरी हड्डियों से एक तेज आवाज आई। एहसास इतना आरामदायक था कि शब्दों में बयां करना मुश्किल था। ये एब्जॉर्प्शन स्पीड क्रिम्सन होंग सेक्ट की कल्टिवेशन टेक्निक से भी कम नहीं है। एल्डर एक्सयू ने आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी में आए बदलाव को महसूस करते हुए कहा। उनके चेहरे पर साफ अविश्वास था, लेकिन मुझे फिर भी लगा ये अभी भी काफी नहीं था। बिना जरा भी हिचकिचाए मैंने अपनी आवाज धीमी की और फिर से चिल्लाया। उसी वक्त आसपास मौजूद सभी लोग इतने हैरान थे कि किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। जैसे ही मेरे शरीर में भारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी बहने लगी, मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरे पूरे शरीर में जबरदस्त ताकत भर गई है। उस पल मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ही मुक्के में पत्थर को चूर चूर कर सकता हूं। तभी क्रिम्सन होंग सेक्ट के अंदर से एक खूबसूरत आकृति हवा में तैरती हुई बाहर आई और धीरे से मेरे सामने उतर गई। मैंने अपनी आंखें खोलीं और उत्सुकता से सामने खड़ी महिला को देखा। वो बेहद खूबसूरत थी। क्या वही क्रिम्सन होंग सेक्ट मास्टर है? सच में वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो बाहर क्यों आई? क्या सिर्फ उस छोटे वंश के लड़के की वजह से अलग अलग वंशों से आए?
कई युवा भी क्रिम्सन हॉन्ग सेक्ट मास्टर की खूबसूरती देखकर पूरी तरह मोहित हो गए थे। तुमने ये कैसे किया? सेक्ट मास्टर ने बाकी सबको नजरअंदाज करते हुए सीधे मुझे सटन को हैरानी भरी नजरों से देखा। क्रिम्सन हॉन्ग सेक्ट मास्टर होने के नाते वो अपने सेक्ट की सभी कल्टीवेशन टेक्निक से अच्छी तरह परिचित थीं, लेकिन पूरे क्रिम्सन हॉन्ग सेक्ट में ऐसी कोई कल्टीवेशन टेक्निक नहीं थी जो इतनी भयानक स्पीड से स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सके। मैंने बस एंशिएंट डिवाइन लैंग्वेज से बने डायग्राम की तरफ इशारा किया और कहा, यही वाला। सेक्ट मास्टर ने एक नज़र में उसे पहचान लिया। ये क्रिम्सन हॉन्ग सेक्ट की सबसे बेसिक कल्टीवेशन फॉर्मूलाज में से एक था, लेकिन इसमें इतनी तेजी से स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए थी। मैंने इसमें थोड़ा सुधार कर दिया। मेरा चेहरा बिल्कुल शांत था। आखिर मैं उसे ये तो नहीं बता सकता था कि मैं इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर आया हूं। तुमने इसे इम्प्रूव किया। मेरी एक ही बात सुनकर खूबसूरत सेक्ट मास्टर के चेहरे पर साफ हैरानी छा गई। हाँ, ये काफी आसान था। मैंने इतना सहज होकर कहा जैसे ये कोई बहुत मामूली बात हो। आसान। आखिरकार एक शिष्य खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीमी आवाज में कहा, स्पिरिट सॉर्ड। उसके हाथ में तुरंत स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी एक तलवार प्रकट हो गई। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि तुम एंशिएंट डिवाइन लैंग्वेज बोल सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतना घमंड करो। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। क्रिम्सन हॉन्ग सेक्ट मास्टर मुझे ध्यान से देख रही थी। जैसे ही उन्हें मेरे शरीर से स्पिरिचुअल एनर्जी का हल्का सा उतार चढ़ाव महसूस हुआ, शिष्य की स्पिरिट सॉर्ड उसी पल टूटकर बिखर गई। क्या ये भी वही चीज है जो तुमने समझी है? सेक्ट मास्टर ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। वो जानती थी कि एंशिएंट डिवाइन लैंग्वेज को ध्यान से समझे बिना कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। शायद हाँ, मैंने गोलमोल जवाब दिया। मैंने बस उसकी टेक्निक में इस्तेमाल हुई एंशिएंट डिवाइन लैंग्वेज को उल्ट दिया। इतना कहकर मैंने उस शिष्य की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। भाला। अगले ही पल स्पिरिचुअल एनर्जी से बना एक लंबा भाला मेरे हाथ में प्रकट हो गया। सेक्ट मास्टर पहले ही मेरी समझने की क्षमता देखकर हैरान थी। लगभग बिना सोचे समझे उन्होंने मुझे क्रिम्सन हॉन्ग सेक्ट का एल्डर बनने का निमंत्रण दे दिया। वैसे भी मैं इस दुनिया को और अच्छी तरह समझना चाहता था, इसलिए मैंने बिना मना किए उनकी बात मान ली। इसके तुरंत बाद मैं सेक्ट मास्टर के पीछे पीछे एक बड़े हॉल में गया। अंदर पहुंचते ही उन्होंने अपना परिचय दिया। हेलो एल्डर सू, मेरा नाम लुओइंग है। आपको अंदाजा होगा कि मैं आपको यहाँ क्यों लाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप वही कल्टीवेशन टेक्निक मुझे सिखाएं जिसे आपने अभी बाहर समझा था। उसकी ताकत हमारे सेट की सबसे मजबूत कल्टीवेशन मेथड से बिल्कुल कम नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्रिम्सन हॉन्ग सेक्ट मास्टर इतनी सीधी बात करेंगी। फिर भी उन्होंने अभी अभी मुझे सेट का एल्डर बनाया था, इसलिए मैंने उनसे कुछ भी नहीं छिपाया। मैंने तुरंत वो फॉर्मूला बताया जिसका इस्तेमाल मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लिए किया था। स्पिरिचुअल एनर्जी को 3 गुना स्पीड से अब्सॉर्ब करो। जैसे ही मेरे शब्द निकले, स्पिरिचुअल एनर्जी की लहरें तेजी से मेरे शरीर में दौड़ने लगीं। एक पल बाद मैंने अपनी आंखें खोली और लू यिंग की तरफ देखा। क्या तुम इसे दोहरा सकती हो? भले ही ये कुछ आसान शब्द थे, लेकिन लू यिंग को उन्हें कई बार याद करने के बाद ही धीरे धीरे बोलना पड़ा। स्पिरिचुअल एनर्जी को 3 गुना स्पीड से अब्सॉर्ब करो। जैसे ही उसके शब्द निकले, स्पिरिचुअल एनर्जी की धाराएं भी उसके शरीर में बहने लगीं। एक पल बाद लू यिंग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। तुम्हारी समझ सच में हैरान कर देने वाली है। तुम एक साधारण कल्टीवेशन फॉर्मूला को भी और ज्यादा एडवांस्ड बना सकती हो, लेकिन तुम्हारी ताकत अभी भी बहुत कम है। अगर तुम इस हालत में क्रिम्सन हॉन्ग सेक्ट की एल्डर बन गई तो मुझे डर है कि बहुत से लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर मैंने तुरंत कहा, मैं एंशिएंट डिवाइन लैंग्वेज को इससे भी ज्यादा मजबूत बना सकता हूँ। क्या तुमने एंशिएंट डिवाइन लैंग्वेज का इससे भी ऊंचा लेवल समझ लिया? मैं मन ही मन हल्का सा मुस्कुराया। अगर 3 गुना स्पीड काफी नहीं थी तो 4 गुना क्यों नहीं, 5 गुना क्यों नहीं? मेरे लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं थी। मैंने फिर कहा, स्पिरिचुअल एनर्जी को 4 गुना स्पीड से अब्सॉर्ब करो। जैसे ही मेरी आवाज गूंजी, लू यिंग हैरानी से देखने लगी। आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी सीधे मेरी तरफ उमड़ने लगी। नहीं, इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत खतरनाक है। सटन, तुम्हारा शरीर इसे सह नहीं पाएगा। वो मुझे रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एक साथ शरीर में भर जाने पर इतना दर्द होगा। फिर भी मैं नहीं रुका। मैंने दांत भींचे और धीरे धीरे एक और शब्द बोला, प्यूरिफाई। जैसे ही ये साफ शब्द निकले, मेरे शरीर के अंदर सफेद रोशनी चमक उठी। अगले ही पल उसने सारी मिलीजुली स्पिरिचुअल एनर्जी को शुद्ध स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल दिया। ये कैसे हो सकता है?
उस पल लुओ टियांग को लगा जैसे उसके इतने सालों की कल्टीवेशन की समझ ही उलट गई हो। क्रिम्सन हॉन्ग सेक्ट की सेक्ट मास्टर होने के नाते उसका टैलेंट एंड अंडरस्टैंडिंग पहले से ही बेहद शानदार था, लेकिन मेरी तुलना में ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ हो। मैं भी थोड़ा उत्सुक था। इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद मैं आखिर किस रेल में पहुंचा था। लुओ टियांग ने मेरी तरफ देखा और समझाया, तुम अभी सबसे बेसिक बॉडी टेम्परिंग रेल तक भी नहीं पहुंचे हो, लेकिन जिस स्पीड से तुम अभी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो उस हिसाब से 1 महीने के अंदर तुम बॉडी टेम्परिंग रेल में पहुंच जाओगे। उसे क्या पता था कि मेरी कल्टीवेशन स्पीड ऐसी चीज थी जिसे इस दुनिया का कोई इंसान समझ ही नहीं सकता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्रिम्सन हॉन्ग सेक्ट में रहते हुए मुझे उनकी कल्टीवेशन टेक्निक्स एंड कॉम्बैट स्किल्स सीखनी थी। इस दुनिया में बनी हुई टेक्निक्स को समझने के बाद ही मैं अपनी चीट एबिलिटी का और बेहतर इस्तेमाल कर सकता था। उसी समय मेरी रहने की जगह दिखाने के लिए भेजा गया। एक डिसाइपल आ गया। थोड़ी औपचारिक बातें करने के बाद मैं हॉल से बाहर निकल गया, लेकिन अपनी रहने की जगह जाने के बजाय मैंने उस डिसाइपल से मुझे उस हॉल में ले चलने को कहा जहां क्रिम्सन हॉन्ग सेक्ट अपनी कल्टीवेशन टेक्निक्स और स्पिरिचुअल स्किल्स रखता था। जैसे ही हम स्पिरिट हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तभी किसी ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये तो शीले है जो पिछले 3 साल से बॉडी टेम्परिंग रेल में ही अटकी हुई है। हूं तुम्हारे साथ। ये कौन है? ये तो अभी बॉडी टेम्परिंग रेल तक भी नहीं पहुंचा। कोई नया आया है क्या? उसकी आवाज पूरी तरह ताने से भरी हुई थी। चंगयान, बदतमीजी मत करो, ये क्रिम्सन हॉन्ग सेक्ट के नए नियुक्त एल्डर हैं। चंगयान और उसके बगल में खड़े तीनों लोग एक पल के लिए सन्न रह गए, फिर जोर से हंस पड़े। एल्डर शैलेट, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि इसकी ताकत अभी बॉडी टेम्परिंग रेल तक भी नहीं पहुंची है? उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने धीरे से कहा, स्टोन 1। अगले ही पल चंगयान के ऊपर एक विशाल पत्थर का हथौड़ा प्रकट हुआ और सीधा उसकी तरफ गिर पड़ा। बूम, एक जोरदार धमाका हुआ और सबने चंगयान को पीछे की तरफ उड़ते हुए देखा। आसपास खड़े क्रिम्सन हॉन्ग सेक्ट के शिष्यों की आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्हें तुरंत समझ आ गया ये एक स्पिरिचुअल स्किल थी, क्योंकि क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन रेल तक पहुंचे बिना कोई भी स्पिरिचुअल स्किल इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैंने जो अभी इस्तेमाल किया था वो स्पिरिचुअल स्किल नहीं थी, वो तो गॉड्स की एंशिएंट लैंग्वेज थी जिस पर किसी भी तरह की रोक नहीं थी। हालांकि उसकी ताकत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिलहाल उसके लिए वही काफी थी। चंगयान 2 बार खांसा, फिर उठकर अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। इसके बाद वो मेरे सामने आया और सम्मान से हाथ जोड़ लिए। ये शिष्य आपकी महानता पहचान नहीं पाया। एल्डर, मैंने आपको नाराज किया, दया दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने बस सिर हिलाया और उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिरकार वो सिर्फ एक शिष्य ही था। इसके बाद मैंने स्पिरिट हॉल से एक कल्टीवेशन टेक्निक उठाई और उसे पढ़ने लगा, लेकिन मेरी हरकतों ने जल्दी ही बाकी शिष्यों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वाटर एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब। जैसे ही मैंने ये कहा, आसपास की वाटर एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से मेरी तरफ इकट्ठा होने लगी। जो लोग कुछ देर पहले मेरा मजाक उड़ा रहे थे अब हैरानी से मुझे देखने लगे। ये कैसे हो सकता है? इसकी ताकत अभी बॉडी टेम्परिंग रेल तक भी नहीं पहुंची, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की इसकी स्पीड तो बिल्कुल अजीब है। मैंने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वाटर एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद मुझे आखिरकार कुछ समझ आया। स्पिरिचुअल एनर्जी कई अलग अलग एलिमेंट्स में बंटी हुई थी और हर इंसान का अपना अलग एलिमेंट होता था। अपने एलिमेंट के हिसाब से सही कल्टीवेशन टेक्निक अपनाने पर कल्टीवेशन की स्पीड काफी बढ़ जाती है। मैं सोचने लगा कि आखिर मेरा एलिमेंट कौन सा है। फिर मैंने ऊपर से फायर नेट मैजिक आर्ट नाम की एक टेक्निक उठाई और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में फायर एलिमेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी चारों दिशाओं से उमड़कर मेरे शरीर में इकट्ठा होने लगी। मेरे आसपास खड़े शिष्य पूरी तरह हैरान रह गए। ये फायर एलिमेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी है ना? लेकिन इसने अभी अभी वाटर एलिमेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी भी तो अब्जॉर्ब की थी। जब सब लोग अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे, मैंने लगातार अलग अलग एलिमेंट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब करनी शुरू कर दी। आखिर में लाइटनिंग एलिमेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद मैं रुका। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे पता चला कि कुछ कल्टीवेटर्स 2 एलिमेंट्स के साथ पैदा होते हैं। 2 एलिमेंट्स एक से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। लाइटनिंग को खींचने के लिए विंड का इस्तेमाल करो, विंड को बुलाने के लिए लाइटनिंग का इस्तेमाल करो, विंड लाइटनिंग को और ताकत दे। जैसे ही मेरे शब्द खत्म हुए, मेरे आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी बदलने लगी। मैंने जो लाइटनिंग एलिमेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब की थी, उसने विंड एलिमेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी तरफ खींच लिया। फिर विंड एलिमेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी ने लाइटनिंग एलिमेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी को और मजबूत कर दिया। एक ही पल में दोनों तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे शरीर में भर गईं। उसी पल मुझे साफ महसूस हुआ
कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है, जैसे कोई रुकावट सीधे टूट गई हो और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे शरीर में आने लगी और मैं सीधे बॉडी टेम्परिंग रेल में पहुंच गया। मेरी डरावनी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी देखकर आसपास के शिष्य लगभग रोने की हालत में आ गए। आधे दिन से भी कम समय में मैं सीधे बॉडी टेम्परिंग रेल में पहुंच गया था। मैं खुद भी थोड़ा हैरान था। लुओ डुओइंग ने कहा था कि बॉडी टेम्परिंग रेल तक पहुंचकर एक असली कल्टिवेटर बनने में मुझे कम से कम 1 महीने की कल्टिवेशन करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने ये सिर्फ आधे दिन में कर लिया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अपनी कल्टिवेशन स्पीड से मैं काफी संतुष्ट था। कल्टिवेशन टेक्निक्स को एंशिएंट डिवाइन लैंग्वेज में बदलना सिर्फ एंशिएंट डिवाइन लैंग्वेज इस्तेमाल करने से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। फिर भी मैं अब भी उलझन में था। किसी कल्टिवेशन टेक्निक को एंशिएंट डिवाइन लैंग्वेज में बदलने के बाद ज्यादा से ज्यादा वो एक लो ग्रेड स्पिरिट लेवल कल्टिवेशन टेक्निक के बराबर ही हो सकती थी। क्रिम्सन हॉन्ग सेक्ट में ऐसे शिष्य जरूर होंगे जिन्होंने लो ग्रेड स्पिरिट लेवल कल्टिवेशन टेक्निक सीख रखी हों, लेकिन मैंने कभी किसी को इतनी तेजी से कल्टिवेट करते नहीं देखा था, जबकि मैं ऐसा कर पा रहा था। आखिर इसकी वजह क्या थी छोड़ो, शायद इस दुनिया में चाइनीज लैंग्वेज के असली कमाल को समझाने का कोई तरीका ही नहीं है। चाइनीज सच में बेमिसाल हैं। फिलहाल मैं कल्टीवेशन टेक्निक्स के बारे में काफी कुछ सीख चुका था। अब अगला नंबर स्पिरिचुअल स्किल्स का था, क्योंकि असली लड़ाई की नींव वही थी। मैंने कई स्पिरिचुअल स्किल्स निकाली और उन्हें लो ग्रेड से हाई ग्रेड तक पढ़ना शुरू किया। आखिर में मैं एक ही नतीजे पर पहुंचा, ये सब बहुत आसान था। अगले ही पल स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार मेरे शरीर में इकट्ठा होने लगी। उसके एलिमेंट्स बार बार बदल रहे थे। कभी वो फायर एलिमेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी बन जाती तो कभी वाटर एलिमेंट की। क्योंकि मुझे अब तक अपना एलिमेंट पता नहीं था, इसलिए मैं खुद ही टेस्ट करके जानना चाहता था। लेकिन आधे घंटे तक कोशिश करने के बाद भी मैं स्ट्रॉन्ग और वीक एलिमेंट्स में कोई फर्क नहीं कर पाया। मैंने जितने भी एलिमेंट्स अब्सॉर्ब किए उन सबकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग एक जैसी थी। आखिरकार मैंने सीधा कहा, सभी एलिमेंट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करो। अगले ही पल पहले से अनगिनत गुना ज्यादा ताकतवर स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार मेरे शरीर में दौड़ने लगी। इवॉल्व डिवावर। जब मैंने देवताओं की प्राचीन भाषा में वो 2 वाक्य बोले तो जहां मैं खड़ा था उसके ऊपर आसमान में अचानक अनगिनत रंग बिरंगे बादल दिखाई देने लगे। आसपास के सभी शिष्य हैरानी से मुंह खोले खड़े रह गए। ये वही घटना थी जो किसी गॉड टियर कल्टीवेशन टेक्निक के प्रकट होने पर होती थी। दूर खड़ी एक महिला शिष्या ने कहा, वाह कितना सुंदर है। दूसरी ने कहा, नहीं ये तो कमाल का लग रहा है। साधना खत्म होने के कुछ ही देर बाद क्रिम्सन हॉन्ग सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने मुझे टेस्टिंग हॉल में बुला लिया। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी। आखिर जो दृश्य अभी हुआ था वो सच में सबका ध्यान खींचने वाला था। मैं शांति से टेस्टिंग हॉल की गहराई की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही प्रवेश द्वार तक पहुंचा 2 शिष्यों ने मुझे रोक लिया। ये रास्ता सिर्फ क्रिम्सन हॉन्ग सेक्ट के एल्डर्स के लिए है। शिष्यों का अंदर जाना मना है। मैं हल्का सा मुस्कुराया और अपनी कमर से एल्डर टोकन निकालकर उन्हें दिखा दिया। ये एल्डर टोकन दोनों शिष्य एक पल के लिए ठिठक गए, फिर तुरंत एक तरफ हट गए और मुझे रास्ता दे दिया। उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि टोकन नकली हो सकता है, क्योंकि कोई भी शिष्य इतना बेवकूफ नहीं होगा कि एल्डर टोकन लेकर सिर्फ एल्डर्स के लिए बनी जगह में घुसने की कोशिश करे। मैंने हल्के से सिर हिलाया और अंदर चला गया। पीछे दोनों शिष्य एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। क्रिम्सन हॉन्ग सेक्ट में इतना कम उम्र का एल्डर कब से आ गया? मैं एक दरवाजे के सामने आकर रुक गया। अंदर से किसी एल्डर की आवाज आई, हम किसी ऐसे इंसान को जो अभी बॉडी टेम्परिंग रेल्म तक भी नहीं पहुंचा क्रिम्सन हॉन्ग सेक्ट का एल्डर कैसे बना सकते हैं? दूसरे एल्डर्स ने भी अपनी सहमति जताई। आखिर मैं अभी अभी सेक्ट में आया था और आते ही एल्डर बन गया था। ऐसे में कुछ लोगों का इसे स्वीकार न करना स्वाभाविक था। तभी सेक्ट मास्टर लुइंग सबसे पहले बोले, एल्डर शुटोंग न सिर्फ देवताओं की प्राचीन भाषा समझते हैं बल्कि उसे और भी मजबूत बना सकते हैं। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैं गारंटी देता हूं कि शुटोंग आधे महीने के अंदर बॉडी टेम्परिंग रेल्म में पहुंच जाएंगे। तभी मैं दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। सबकी निगाहें एक साथ मुझ पर टिक गईं, लेकिन मुझे जरा भी घबराहट नहीं हुई। मैं बस मुस्कुराता हुआ हॉल के बीच तक चला गया। अगले ही पल लॉर्ड शैंग के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह गहरी हैरानी ने ले ली। एल्डर सू, आपकी ताकत ये कैसे हो सकता है? एल्डर एक्सू भी उतने ही हैरान थे। सिर्फ आधे दिन में एक आम इंसान से सीधे बॉडी टेम्परिंग रेल्म तक। उन्होंने अविश्वास से कहा, क्या ये अब भी वही कल्टीवेशन वर्ल्ड है जिसे मैं जानता हूं? उनकी बात सुनते ही बाकी एल्डर्स भी दंग रह गए। आधे दिन में बॉडी टेम्परिंग रेल्म, क्या वो सच में इंसान है? ये तो बहुत ही डरावना है। पहली बार लॉर्ड शैंग अपनी इमेज की बिल्कुल परवाह किए बिना जोर से हंस पड़ी। उन्होंने मेरी तरफ अंगूठा उठाकर इशारा भी किया। शुरू में उन्हें लगा था कि मैं कुछ समय तक इन एल्डर्स के दबाव में रहूंगा, लेकिन मेरी हैरान कर देने वाली समझने की क्षमता ने सिर्फ आधे दिन में उनकी सारी चिंताएं खत्म कर दी।
यह देखकर आखिरकार उन्होंने राहत की सांस ली। चूंकि अब किसी को कोई एतराज नहीं है तो शुरू करते हैं। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, इस बार हमने एल्डर सू को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आप सब अपने भविष्य के कल्टीवेशन पाथ को चुनने में आसानी महसूस कर सकें। एल्डर एक्सू कुछ पल रुके, फिर बोले, सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, एल्डर सुटोंग सिर्फ आधा दिन पहले ही क्रिम्सन होंग सेक्ट में आए हैं और अब वो पहले ही बॉडी टेम्परिंग रेल में पहुंच चुके हैं। उनकी बात सुनकर पूरे टेस्टिंग हॉल में हलचल मच गई। फिर मैं धीरे धीरे हॉल के बीच बने पत्थर के स्मारक की तरफ बढ़ा। चारों ओर चर्चाएं और तेज हो गईं। क्या कोई सच में ऐसा कर सकता है? हो सकता है उसने बहुत पहले से कल्टीवेशन शुरू कर रखी हो और आज ही बॉडी टेम्परिंग रेल में पहुंचा हो। साफ था कि वे इस बात को मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं थे कि क्रिम्सन होंग सेक्ट में अभी अभी आया एक नया इंसान ऐसा कर सकता है। बॉडी टेम्परिंग रेल में एक नया इंसान, ऐसा कोई एल्डर कैसे बन सकता है? मैंने उन आवाजों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। आखिर उन्हें क्या पता कि चाइनीज लोगों का चार्म सच में कितना ताकतवर होता है। फिर मैंने धीरे से अपना हाथ टेस्टिंग मॉन्यूमेंट पर रखा। मेरी हथेली में तुरंत बर्फ जैसी ठंडी फीलिंग दौड़ गई। एक पल बाद काले मॉन्यूमेंट से लाल रोशनी निकलने लगी। लाल रोशनी का मतलब था फायर बॉडी, लेकिन उसके तुरंत बाद हरी रोशनी भी चमक उठी। डुअल वुड फायर बॉडी। पहले जो एल्डर मुझसे थोड़ा नाराज था वो हैरानी से चिल्ला उठा, लेकिन उसकी आवाज शांत भी नहीं हुई थी कि नीली रोशनी भी दिखाई देने लगी। वाटर बॉडी। ये कैसे हो सकता है? वाटर और फायर एक साथ नहीं रह सकते। किसी इंसान में वुड बॉडी के साथ वाटर और फायर दोनों एट्रीब्यूट्स कैसे हो सकते हैं? ट्रिपल एट्रीब्यूट बॉडी। सबके चेहरे हैरानी से भर गए, लेकिन तभी किसी ने जल्दी से कहा, 2 या 3 एट्रीब्यूट्स होना बहुत बड़ा पोटेंशियल दिखाता है, लेकिन अगर कोई अपनी एनर्जी हर एट्रीब्यूट को बढ़ाने में लगा दे तो उसकी कल्टीवेशन स्पीड बहुत धीमी हो जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट्स होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती। इससे पहले कि कोई इस झटके से उबर पाता, टेस्टिंग मॉन्यूमेंट से अचानक 7 रंगों की रोशनी फूट पड़ी और पूरा टेस्टिंग हॉल जगमगा उठा। सभी लोग उस 7 कलर्ड लाइट को खाली नजरों से देखते रह गए। ये आखिर किस तरह का एट्रीब्यूट है? उसी समय मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। मुझे नहीं पता था कि आगे और भी रोशनियां निकलती या नहीं, लेकिन अभी जो हुआ था वही सबको चौंकाने के लिए काफी था। इससे आगे जाने की कोई जरूरत नहीं थी। 7 एट्रीब्यूट्स, ऑल एट्रीब्यूट फिजिक। ये कैसे मुमकिन है? अगर इसके सारे एट्रीब्यूट्स विकसित हो जाएं तो ये बिल्कुल अजय होगा, लेकिन अगर ये उन्हें संभाल नहीं पाया तो यही इसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाएंगे। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 2 एट्रीब्यूट्स ही विकसित कर सकता है। तीसरा एट्रीब्यूट विकसित करने पर सभी एट्रीब्यूट्स एक दूसरे को रोकने लगते हैं, जिससे उसकी ताकत बिखर जाती है। 7 एट्रीब्यूट्स। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मुझे ऐसी किसी बात की चिंता नहीं थी। 7 एट्रीब्यूट्स। तो फिर मैं 7 को ही विकसित करूंगा। भविष्य में मैं अजय बनूंगा। ये देखकर लू जिंग एक पल के लिए चुप हो गया। एल्डर सुटांग, मेरे साथ आइए। फर्स्ट एल्डर, सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर, आप तीनों भी आइए। हम चारों सेक्ट मास्टर लू जिंग के पीछे पीछे टेस्टिंग हॉल से बाहर निकल गए। दूसरी तरफ लू जिंग मुख्य सीट पर बैठे थे, जबकि मैं और बाकी 3 एल्डर दोनों तरफ बैठ गए। कुछ देर बाद लू जिंग ने कहा, आप सबने एल्डर सुटांग का टेस्ट रिजल्ट देख लिया है, इस बारे में आपकी क्या राय है? फर्स्ट एल्डर ने धीरे से कहा, अगर 3 एट्रीब्यूट्स एक ही शरीर में हो तो ये हमारे क्रिम्सन होंग सेक्ट के लिए जरूर एक आशीर्वाद होगा, लेकिन 7 एट्रीब्यूट्स के साथ शायद एल्डर सुतोंग का टैलेंट ही बेकार हो जाए। पहले एल्डर की बात सुनकर बाकी दोनों एल्डर्स और लू शैंग ने भी सिर हिला दिया। उनके हिसाब से अगर मुझमें सिर्फ 3 एट्रीब्यूट्स होते तो वे एक दूसरे को सपोर्ट करते और भविष्य में मैं जरूर वेंटियन कॉन्टिनेंट पर राज कर सकता था, लेकिन अब मुझमें पूरे 7 एट्रीब्यूट्स थे। इनमें से कुछ एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन कुछ नेचुरली एक दूसरे के खिलाफ थे, जैसे वाटर और फायर, इसलिए उन्हें कंट्रोल करना बेहद मुश्किल था। एल्डर सुटोंग, आपका क्या विचार है? लू शांग ने मुझसे पूछा। क्या ये साफ नहीं है? जाहिर है मैं इन सभी को कल्टिवेट करूंगा। भविष्य में मैं बेहद ओवरपावर्ड हो जाऊंगा, मैंने शांत स्वर में कहा। दूसरे एल्डर ने मुझे समझाते हुए कहा, एल्डर सुटोंग, शायद आप अभी भी नहीं समझे कि इन 7 एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है। कुछ एट्रीब्यूट्स एक दूसरे को सपोर्ट करके आपकी ताकत बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ पूरी तरह इनकम्पैटिबल हैं। अगर जरा सी भी गलती हुई तो तुम्हारा शरीर फट सकता है और उसी वक्त तुम्हारी मौत हो सकती है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। 7 एट्रीब्यूट्स के बीच बैलेंस बनाना नामुमकिन नहीं है। मेरी आवाज में पूरा कॉन्फिडेंस था। घमंडी पहले एल्डर ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि 7 एट्रीब्यूट्स का बैलेंस बनाए रखना कितना मुश्किल है? सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे अंदर समा जाओ।
मैंने धीरे से कहा। मेरी बात सुनते ही लुशियांग और तीनों एल्डर्स के चेहरे तुरंत बदल गए। अगले ही पल आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से मेरे शरीर में समाने लगी। गॉड लेवल कल्टिवेशन टेक्निक, तीसरे एल्डर ने हैरानी से कहा। ये गॉड्स की एंशिएंट लैंग्वेज है। ये गॉड लेवल कल्टिवेशन टेक्निक के बराबर है। दूसरे एल्डर ने तुरंत कहा, नहीं, तुम्हारा शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। पहले एल्डर ने घबराकर कहा, हालांकि वो मेरी ताकत देखकर हैरान था, लेकिन जब उसने मेरे शरीर में इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बहते हुए महसूस की तो उसने मुझे तुरंत रोकने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल मेरी आवाज फिर धीरे धीरे गूंजने लगी। मैं अब भी गॉड्स की एंशिएंट लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा था। प्यूरिफाई। जैसे ही ये शब्द निकला, लुशियांग और तीनों एल्डर्स ने महसूस किया कि मेरे शरीर में इकट्ठा हो रही स्पिरिचुअल एनर्जी और भी ज्यादा शुद्ध और पवित्र होती जा रही थी। उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वे गॉड्स की एंशिएंट लैंग्वेज से किसी भी दूसरे इंसान से ज्यादा परिचित थे, फिर भी मेरे बोले हुए शब्दों को दोहरा तक नहीं पा रहे थे। समझ के मामले में वे मुझसे पूरी तरह पीछे रह गए थे। वो एक ही समय में हर एट्रीब्यूट की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तीसरे एल्डर ने हैरानी से कहा। उसकी नजर में मेरे शरीर में प्रवेश करने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी हर तरह के एट्रीब्यूट से भरी हुई थी, और मेरे शरीर में समाने के बाद वही एनर्जी पहले से भी ज्यादा शुद्ध और पवित्र बनती जा रही थी। इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि ज्यादा एब्जॉर्ब करने से मेरा शरीर फट जाएगा या मेरी फाउंडेशन अस्थिर हो जाएगी। लू एक्सिंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब उसे समझ आ गया था कि गॉड्स की एंशिएंट लैंग्वेज कितनी ताकतवर है। जब ये गॉड लेवल कल्टिवेशन टेक्निक का मुकाबला कर सकती है, तो फिर हर एट्रीब्यूट की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी, जब तक मैं लगातार मजबूत होता रहूं। क्रिम्सन होंग सेक्ट का वेंशियन कॉन्टिनेंट पर राज करना बस समय की बात थी। मीटिंग खत्म होने के आधे घंटे के अंदर ही पूरे क्रिम्सन होंग सेक्ट में एक आदेश जारी कर दिया गया। सेक्ट के हर सदस्य को एल्डर सुटोंग के साथ पूरा सहयोग करना था। मुझे जो भी चाहिए उसकी हर मुमकिन व्यवस्था की जानी थी। दूसरे शब्दों में, क्रिम्सन होंग सेक्ट के अंदर मेरी कोई भी जरूरत बिना किसी सवाल के पूरी की जाएगी। एल्डर सुटोंग, ये कौन है? तुम्हें नहीं पता? मुझे पता है। क्रिम्सन होंग सेक्ट का नया एल्डर। एक नए एल्डर को क्रिम्सन होंग सेक्ट से इतना सपोर्ट मिल रहा है, उसकी ताकत जरूर बहुत जबरदस्त होगी। क्या वो क्यूआई ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म का एक्सपर्ट है? नहीं, मैंने सुना है कि वो अभी बॉडी टेम्परिंग रेल्म में है। कुछ लोग सुटोंग के बारे में जानते थे, जबकि कुछ को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जैसे ही ये आदेश जारी हुआ, पूरे क्रिम्सन होंग सेक्ट में मेरा नाम फैल गया। जब सबने अलग अलग सोर्सेज से मेरे बारे में जानकारी जुटाई तो वे तुरंत हैरान रह गए। सुटोंग, जो एक राजवंश में पैदा हुआ था, क्रिम्सन होंग सेक्ट का नया नियुक्त एल्डर था, और उसकी ताकत सिर्फ बॉडी टेम्परिंग रेल्म में थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि सेक्ट में आने से पहले उसने कभी कल्टिवेशन भी नहीं की थी। हेवेंस चोजन, बेमिसाल कॉम्प्रिहेंशन, ऐसी हर तरह की अफवाहें पूरे क्रिम्सन होंग सेक्ट में तेजी से फैलने लगीं। जब क्रिम्सन होंग सेक्ट के शिष्य और एल्डर्स अभी भी इस बात से हैरान थे, तब तक मैं सेक्ट के अंदर एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुका था। वहां की स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करके मैंने हल्का सा सिर हिलाया। ये जगह कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल सही थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन आसपास कोई भी कल्टीवेशन करता हुआ नहीं दिखा। शायद क्रिम्सन होंग सेक्ट के अंदर कोई फॉर्मेशन था, इसलिए सभी लोग उन्हीं फॉर्मेशंस के अंदर कल्टीवेशन करना पसंद करते थे जहां स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती थी। मेरे लिए तो ये और भी अच्छा था। अब मैं बिना किसी को प्रभावित किए आराम से कल्टीवेशन कर सकता था। आखिर मुझे अच्छी तरह पता था कि बिना किसी रोक टोक के गॉड्स की एंशिएंट लैंग्वेज कितनी डरावनी हो सकती है, और बाकी लोगों की तरह मैं स्पिरिचुअल एनर्जी के एट्रीब्यूट्स को लेकर बिल्कुल भी चूजी नहीं था। सभी एट्रीब्यूट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाओ। मैंने आंखें बंद की, जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और धीरे से कहा। मेरे आसपास हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी किसी अनदेखी ताकत से खिंचने लगी। वो तेजी से मेरी तरफ आई और मेरे शरीर के चारों ओर इकट्ठा होने के बाद पूरी तरह मेरे अंदर समा गई। प्यूरिफाई। कल्टीवेशन में फाउंडेशन सबसे ज्यादा मायने रखती है। यही तय करती है कि एक कल्टीवेटर आखिर में कितनी ऊंचाई तक पहुंच पाएगा। इसलिए प्यूरिफिकेशन के बाद बनी बेहद शुद्ध स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी फाउंडेशन बनाने के लिए सबसे बेहतरीन थी। सिर्फ मजबूत फाउंडेशन बनाकर ही मैं भविष्य में और ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था। धीरे धीरे कई सौ मीटर के दायरे की स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी तरफ बहने लगी। कुछ ही देर में मेरे सिर के ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक विशाल बवंडर बन गया। वो सीधे आसमान तक पहुंच गया और मेरे सिर के ऊपर लगातार घूमने लगा। अगर इतनी ताकतवर स्पिरिचुअल एनर्जी किसी आम इंसान के शरीर में भर दी जाती तो या तो उसका शरीर फट जाता
या फिर उसके मेरिडियंस इतनी ज्यादा एनर्जी सह नहीं पाते और टूट जाते। लेकिन मैं अलग था। इतनी विशाल और उग्र स्पिरिचुअल एनर्जी प्यूरिफाई होने के बाद बेहद शांत और शुद्ध बन गई। एक बार जब वो मेरे शरीर में घूमी तो सीधे मेरे डांशिन में समा गई। इसी तरह मैं उस पहाड़ की चोटी पर लगातार 7 दिन और 7 रात कल्टीवेशन करता रहा। जब 7वां दिन आया तो मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरे शरीर के अंदर कोई चीज मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। किसी वजह से मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी की एब्जॉर्प्शन स्पीड काफी धीमी हो गई थी। क्या ये एक बॉटलनेक है? मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। मेरे सिर के ऊपर बना स्पिरिचुअल एनर्जी टॉर्नेडो भी काफी छोटा हो चुका था, क्योंकि मैं उसमें मौजूद ज्यादातर स्पिरिचुअल एनर्जी पहले ही एब्जॉर्ब कर चुका था। इस वक्त मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी बॉडी टेम्परिंग रेल्म के पीक तक पहुंच चुकी है। बॉडी टेम्परिंग रेल्म में कोई छोटे लेवल्स नहीं होते। जब तक मैं इस बॉटलनेक को नहीं तोड़ता तब तक एसेंस रिफाइनिंग रेल्म में एंटर नहीं कर सकता था। मुझे समझ आ गया था कि बॉटलनेक तोड़ने के लिए आमतौर पर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी या बैटल की वाई से उस पर लगातार हमला करना पड़ता है। एक बार बॉटलनेक टूट जाए तो अगला रेल्म अपने आप खुल जाता है। ये सोचकर मैंने आसमान में घूम रहे स्पिरिचुअल एनर्जी टॉर्नेडो की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया, शायद इसे ट्राई किया जा सकता है। ये सोचते ही मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और एक और हैंड सील बनाया। तभी मेरे मुंह से एक रहस्यमयी आवाज निकली, ब्रेक थ्रू। अगले ही पल मेरे सिर के ऊपर मौजूद सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जैसे किसी ताकत से खींच गई और तेजी से मेरे शरीर के अंदर घुसने लगी। जो स्पिरिचुअल एनर्जी पहले धीरे धीरे अंदर आ रही थी, अब बाढ़ की तरह मेरे शरीर में भरने लगी। उसने सीधे मेरे पहले से ही पतले मेरिडियंस को चौड़ा कर दिया। मैंने मन ही मन सोचा, शायद ये तरीका सच में काम कर जाए। ये स्पिरिचुअल एनर्जी अभी प्यूरिफाई नहीं हुई थी। इसकी मात्रा बहुत ज्यादा थी और इसकी रफ्तार भी बेहद तेज थी। हालांकि ये काफी खतरनाक था, लेकिन अगर इसकी मदद से मैं एसेंस रिफाइनिंग रेल्म में पहुंच सकता था तो ये रिस्क लेना पूरी तरह सही था। स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे शरीर में तेजी से बह रही थी। मेरे गाइड करने पर वो बार बार उस अदृश्य रुकावट से टकराती रही। हर टक्कर के साथ मुझे महसूस हुआ कि बॉटलनेक धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है। अचानक बूम, जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी बांध टूटने के बाद आई बाढ़ की तरह मेरे पूरे शरीर में फैल गई। प्यूरिफाई उस पल मेरे पास खुशी मनाने का भी वक्त नहीं था। मैंने तुरंत कमांड दी, अगर इस मिलीजुली स्पिरिचुअल एनर्जी को बिना प्यूरिफाई किए शरीर में रहने देता तो आगे चलकर ये एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा बन सकती थी। थोड़ी देर बाद मैंने पूरी मिक्स्ड स्पिरिचुअल एनर्जी को सफलतापूर्वक प्यूरिफाई कर लिया। फिर उसे एक बार पूरे शरीर में घुमाकर कंफर्म किया कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सब ठीक होने के बाद मैंने उसे अपने डांशिन में गाइड कर दिया। एसेंस रिफाइनिंग रेल्म फर्स्ट लेवल बॉडी टेम्परिंग रेल्म तक पहुंचने में मुझे सिर्फ आधा दिन लगा था और एसेंस रिफाइनिंग रेल्म तक पहुंचने में सिर्फ 7 दिन। अगर ये बात किसी और को पता चल जाती तो शायद सदमे में खून की उल्टी कर देता। आखिर सबसे टैलेंटेड कल्टिवेटर्स को भी बॉडी टेम्परिंग रेल्म तक पहुंचने में कम से कम आधा महीना लगता था और एसेंस रिफाइनिंग रेल्म तक पहुंचने में 1 साल से भी ज्यादा। कुछ लोग तो पूरी जिंदगी कोशिश करने के बाद भी एसेंस रिफाइनिंग रेल्म तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन मेरे जैसा इंसान जो सिर्फ 7 दिनों में वहां पहुंच गया, पूरे क्रिम्सन हॉन्ग सेक्ट में ही नहीं बल्कि पूरे वेंचिन कॉन्टिनेंट में बेहद दुर्लभ था। पहाड़ की चोटी पर मैं एक चट्टान पर बैठा था। तो यही है एसेंस रिफाइनिंग रेल्म। अपने शरीर में पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करते हुए मैं उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैं अभी वाटर एरो इस्तेमाल करूं तो उसकी ताकत आसानी से एसेंस रिफाइनिंग रेल्म 9th लेवल के किसी एक्सपर्ट को भी हरा सकती है। जैसे जैसे मुझे इस दुनिया के स्ट्रेंथ सिस्टम की समझ बढ़ती गई, वैसे वैसे अलग अलग रेल्म्स के बीच का अंतर भी साफ होता गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि पहले इस्तेमाल की गई मेरी वाटर एरो स्पिरिचुअल स्किल असल में कितनी ज्यादा ताकतवर थी। अगर मेरा अंदाजा सही था तो वो कम से कम मिड ग्रेड स्पिरिट लेवल स्पिरिचुअल स्किल के बराबर थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चाइनीज का एक रैंडम सेंटेंस इतना पावरफुल हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही मैंने कुछ छोटी छोटी बातें भी नोटिस की थी। उसके बाद मैं फिर से कल्टिवेशन में लग गया और बची हुई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को सोखने में अगले 2 दिन लगा दिए। जब मैंने अपनी हालत देखी तो मेरा रेल्म एसेंस रिफाइनिंग रेल्म के पहले लेवल पर पूरी तरह स्थिर हो चुका था। अब मुझे किसी विरोधी की तलाश थी ताकि अपनी असली ताकत परख सकूं। एक पल सोचने के बाद मैं पास के जंगल की तरफ चल पड़ा। यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत घनी थी, इसलिए अगर मेरा अंदाजा सही था तो इस जंगल में ताकतवर बीस्ट जरूर होंगे। ये क्या है? तभी मेरी नजर अपने पैरों के नीचे पड़े एक निशान पर गई। ध्यान से देखने के बाद मैं मुस्कुरा दिया। इसे ढूंढना मुश्किल नहीं था। अगर मैं सही था तो ये पैरों के निशान किसी बहुत बड़े बीस्ट के थे। ये सोचकर मैंने बिना देर किए उन्हीं निशानों का पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद पूरे जंगल में एक टाइगर की जोरदार दहाड़ गूंज उठी। टाइगर में मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तो इस दुनिया में टाइगर भी होते हैं? सामने दूर एक टाइगर जैसा बीस्ट खड़ा था। दिखने में वो बिल्कुल वैसा ही था
जैसा मैंने अपनी पिछली जिंदगी में जू में देखा था, लेकिन फिर भी दोनों में साफ फर्क था। उसका पूरा शरीर काले फर से ढका हुआ था जिस पर नीली धारियां बनी थीं। उसकी ऊंचाई करीब 2 मीटर थी और उसका शरीर बेहद विशाल था। उसके सामने मैं काफी छोटा लग रहा था। ये सच में बहुत बड़ा है। मैं उसकी ताकत भी महसूस कर सकता था। एसेंस रिफाइनिंग रेल्म का 3रा लेवल, मुझसे थोड़ा ज्यादा ताकतवर, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। आखिर मेरे पास एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि चाहे मेरा असली रेल्म कुछ भी हो, मैं फिर भी स्पिरिचुअल स्किल्स जैसी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकता था। कुछ देर तक छिपकर उसे देखने के बाद मैंने एक और बात नोटिस की। टाइगर बेहद सतर्क था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज की रखवाली कर रहा हो। क्या आसपास कोई स्पिरिचुअल हर्ब या स्पिरिचुअल ट्रेजर है? मुझे याद आया कि ताकतवर बीस्ट अक्सर स्पिरिचुअल हर्ब्स या स्पिरिचुअल ट्रेजर्स की रखवाली करते हैं। क्या ये टाइगर भी किसी ऐसी ही चीज की रक्षा कर रहा है? तभी टाइगर ने धीमी गुर्राहट की और सीधा मेरी तरफ देखने लगा। उसकी नजर काफी तेज थी। उसने सच में मुझे ढूंढ लिया था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। उसी पल हमारे आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी बदलने लगी। विंड एलिमेंट आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक और भी घनी हो गई। रोरिंग विंड ब्लेड्स, टाइगर के मुंह से आवाज निकली। मैं एक पल के लिए चौंक गया। धत तेरे की, ये टाइगर तो डीमन बीस्ट निकला। अगले ही सेकंड उसके शरीर से अनगिनत विंड ब्लेड्स निकले और सीधा मेरी तरफ उड़ पड़े। मेरा शरीर हिला और मैंने धीमी आवाज में कहा, स्विफ्ट एडवांस। एक ही पल में मैं आगे बढ़ गया और सभी विंड ब्लेड से बच निकला। मैं रुककर हल्का सा हंसा। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली स्पिरिचुअल एनर्जी कैसी होती है। फिर मैंने दोबारा चिल्लाया, रेजिंग विंड ब्लेड्स। इस बार मैंने देवताओं की प्राचीन भाषा का इस्तेमाल किया। पलक झपकते ही अनगिनत विंड ब्लेड सीधे बाघ की तरफ उड़ पड़े। उनकी ताकत उन विंड ब्लेड से अनगिनत गुना ज्यादा थी जिनका इस्तेमाल बाघ ने किया था। बाघ ने तुरंत बचने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो अनगिनत ब्लेड से पूरी तरह घिर गया। स्लैश, पूरे जंगल में उसकी दर्दनाक दहाड़ गूंज उठी मेरे रेजिंग विंड ब्लेड से टुकड़ों में। कटे बाघ को देखकर मैं खुद भी हैरान रह गया। क्या हमारी स्पिरिचुअल स्किल्स सच में इतनी पावरफुल होती हैं? थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से कहीं ज्यादा साफ महसूस होने लगी। हर पेड़, घास का हर तिनका और हर फूल मेरी समझ में साफ दिखाई देने लगा। तभी मुझे एक ऐसा फूल महसूस हुआ जो अपने आसपास की हर चीज से अलग था। उस फूल से स्पिरिचुअल एनर्जी की हल्की हल्की धाराएं निकल रही थीं, जिससे वो और भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। बस मैंने आंखें खोली और अपने पास ही उस फूल को देखा। हालांकि मैं उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन उससे निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी बेहद ज्यादा थी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि इसे क्रिम्सन हॉन्ग सेक्ट वापस ले जाकर पता लगाऊंगा कि ये आखिर क्या है और इसका इस्तेमाल किस काम में होता है। अगले दिन मैं पीछे वाले पहाड़ से निकलकर क्रिम्सन हॉन्ग सेक्ट लौट आया। सेक्ट के अंदर काफी शिष्य थे, लेकिन किसी ने मुझे नहीं पहचाना। नए शिष्यों को छोड़कर एंट्रेंस टेस्ट के दौरान बहुत कम पुराने शिष्य मौजूद थे। भीड़ भरे प्लाजा से गुजरने के बाद मैं उस पुराने हॉल में पहुंचा जहां किताबें रखी जाती थीं। एल्डर सू। जैसे ही मैंने अपना एल्डर टोकन दिखाया, दोनों गार्ड तुरंत झुक गए। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और सीधे हॉल के अंदर चला गया। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद मैं उस सेक्शन में पहुंचा जहां सामान्य किताबें, हेवनली ट्रेजर्स और वर्ल्डली हर्ब से जुड़ी किताबें रखी थीं। कुछ देर तलाश करने के बाद मुझे एक ऐसी किताब मिल गई जिसमें हेवनली ट्रेजर्स और वर्ल्डली हर्ब्स की जानकारी दर्ज थी। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि यही सही है, तो मैंने उसे रजिस्टर कराया और उधार लेकर घर लौट आया। अब देखते हैं कि ये फूल सच में कोई हेवनली ट्रेजर है या सिर्फ एक आम स्पिरिचुअल हर्ब। मैंने फूल निकाला और उसे किताब के पास रख दिया। फिर एक एक करके पन्ने पलटते हुए उसकी डिटेल से तुलना करने लगा। हेवनली ट्रेजर्स एंड अर्थली हर्ब्स मिसलेनियस रिकॉर्ड्स पूरी पढ़ने के बाद मुझे इस दुनिया के कई खजानों की बेसिक समझ हो गई थी। मेरे हाथ में मौजूद इस फूल का नाम इम्परमानेंस फायर ऑर्किड था। ये कोई खास हाईग्रेड स्पिरिचुअल हर्ब नहीं थी। इसे रिफाइन करके इस्तेमाल करने पर ये एसेंस रिफाइनिंग रेल्म के कल्टीवेटर्स की कल्टीवेशन बढ़ाने में मदद करती थी। अब सिर्फ एक सवाल था, ये मेरी ताकत कितनी बढ़ाएगी? मैं इसे आजमाना चाहता था, लेकिन एक और परेशानी सामने आ गई। इसे सही तरीके से रिफाइन कैसे किया जाए? अगर मेरी समझ सही थी तो रिफाइनिंग बिल्कुल एल्केमी की तरह होती है, यानी सीधे इस्तेमाल करने से पहले स्पिरिचुअल हर्ब का एसेंस निकालना पड़ता है। रिफाइन इम्परमानेंस फायर ऑर्किड को हाथ में पकड़कर मैंने हल्का सा कहा। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी हथेली में बहने लगी। अगले ही पल मेरी हथेली में एक लौ प्रकट हुई
और उसने तुरंत इम्पर्मनेंस फायर ऑर्किड को घेर लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि फूल आग की गर्मी में तेजी से मुरझाया, फिर पाउडर बन गया। आखिर में मेरी हथेली में सिर्फ एक लाल रंग की तरल बूंद बची। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। अभी हुआ क्या था? फिर अचानक मुझे समझ आ गया। जब मैं सोच रहा था तब मैंने अनजाने में चीनी भाषा में रिफाइन कहा था और वो भी काम कर गया। मेरे दिमाग में सब कुछ उलझ गया। अगर देवताओं की प्राचीन भाषा कल्टीवेशन मेथड की तरह काम करके स्पिरिचुअल स्किल्स को एक्टिवेट कर सकती है तो किसी तरह उसे मान भी लिया जाए, लेकिन अगर वही भाषा स्पिरिचुअल हर्ब्स को भी रिफाइन कर सकती है तो ये एंशिएंट डिवाइन लैंग्वेज सच में अजेय थी। मैंने अपनी हथेली में मौजूद उस लाल तरल बूंद की तरफ देखा और मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। सिर्फ एक बूंद और ये एसेंस रिफाइनिंग रेल्म के कल्टीवेटर की ताकत एक पूरा लेवल बढ़ा सकती है। चलो ट्राई करके देखते हैं। एक पल हिचकिचाने के बाद मैंने उस लाल स्पिरिचुअल लिक्विड की बूंद निगल ली। जैसे ही वो मेरे शरीर के अंदर गई मुझे एक हल्की सी एनर्जी महसूस हुई। ये एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी से कई गुना ज्यादा नरम थी। इसमें एक गर्माहट थी जिसने ऐसा एहसास कराया जैसे मैं किसी गर्म पानी के झरने में नहा रहा हूं। जैसा मैंने सोचा था, ताकत बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल हर्ब्स का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा तरीका था। इसकी एनर्जी न सिर्फ बेहद शुद्ध थी बल्कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं था। करीब 1 घंटे बाद मैंने इम्पर्मनेंस फायर ऑर्किड से निकले स्पिरिचुअल लिक्विड को पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लिया। उस समय तक मैं एसेंस रिफाइनिंग रेल्म के दूसरे लेवल पर पहुंच चुका था। क्या कल्टीवेशन सच में इतनी आसान है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। तभी बाहर से किसी की आवाज आई, क्या एल्डर सुटोंग वापस आ गए हैं? आवाज चिली की थी। मैं यही हूं, क्या बात है? मैं घर से बाहर निकला, चिली की तरफ देखा और पूछा, एल्डर सु, अच्छा हुआ आप मिल गए। सेक्ट मास्टर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आपको बुलाने भेजा है। सेक्ट मास्टर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लू यिंग मुझे ढूंढेंगी। हाँ, सेक्ट मास्टर ने आपके वापस आने के बाद कहा था कि उन्हें आपसे जरूर बात करनी है। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, मैं अभी चलता हूं। वो कहाँ है? डिस्कशन हॉल में, चिली ने तुरंत जवाब दिया। थोड़ी देर बाद मैं डिस्कशन हॉल पहुंच गया। अंदर जाते ही मैंने देखा कि लू यिंग अकेली नहीं थी। फर्स्ट एल्डर और कई दूसरे प्रभावशाली एल्डर्स भी वहां मौजूद थे। एल्डर सु, अच्छा हुआ आप आ गए। इत्तेफाक से हमें भी आपसे कुछ बात करनी थी। आपकी ताकत। लू यिंग अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक रुक गईं। उन्हें मेरे ऑरा का एहसास हो गया था। एसेंस रिफाइनिंग रेल्म फर्स्ट एल्डर हैरानी से चिल्ला उठा। उसी पल उसे महसूस हो गया कि मैं एसेंस रिफाइनिंग रेल्म में पहुंच चुका हूं। हालांकि क्योंकि मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी, इसलिए उसे ये पता नहीं चल पाया कि मैं पहले ही दूसरे लेवल तक पहुंच चुका था। आपकी नजर सच में कमाल की है, फर्स्ट एल्डर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। एल्डर सुटोंग को क्रिम्सन होंग सेक्ट में आए अभी आधा महीना भी नहीं हुआ है ना? एक एल्डर ने कहा। मुझे उनका नाम याद था। उनका नाम लूजू था। सच में लोगों की तुलना करना गुस्सा दिला देता है। हमें उस समय एसेंस रिफाइनिंग रेल्म तक पहुंचने में करीब 2.5 साल लग गए थे और इनके साथ तो जमीन आसमान का फर्क है। लगता था अब किसी भी एल्डर को इस बात पर कोई एतराज नहीं था। लियू जिंग मुस्कुराते हुए बाकी एल्डर्स की तरफ देखने लगी। मुझे कोई एतराज नहीं है। एल्डर सुटोंग इस जिम्मेदारी के पूरी तरह काबिल हैं। बाकी सभी एल्डर्स ने भी सहमति में सिर हिलाया। मैं और भी उत्सुक हो गया कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे थे। एल्डर सुटोंग, क्या तुम्हें न्यू डिसाइपल ट्रेनिंग एक्सपीडिशन के बारे में पता है? लियू जिंग ने पूछा। नहीं, मैंने बिना झिझक जवाब दिया, क्योंकि मुझे सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता था। एल्डर्स के समझाने के बाद मुझे आखिरकार पूरी बात समझ में आई। हर साल जब नए शिष्य क्रिम्सन होंग सेक्ट में शामिल होते थे, उसी समय पुराने शिष्यों की भी परीक्षा ली जाती थी। 2 एल्डर्स टीम की अगुवाई करते थे और उनके साथ 10 ऐसे शिष्य होते थे जो एसेंस रिफाइनिंग रेल्म तक पहुंच चुके होते थे। वे सभी मिलकर उन नए शिष्यों को ट्रेनिंग एक्सपीडिशन पर ले जाते थे जिन्होंने अभी अभी बॉडी टेम्परिंग रेल्म में प्रवेश किया होता था। अगर रास्ते में कोई बहुत खतरनाक स्थिति आ जाती तो साथ आए एल्डर्स और सीनियर डिसाइपल्स आगे बढ़कर उसे संभाल लेते थे। पहले हमें चिंता थी कि तुम्हारी ताकत शायद काफी नहीं होगी, लेकिन अब तुम्हारी ताकत हमारी उम्मीदों से भी आगे निकल चुकी है। तुम इस टीम का हिस्सा बनने के पूरी तरह योग्य हो। लियू जिंग ने मेरी तरफ देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में तारीफ साफ झलक रही थी। उसका टैलेंट भी काफी अच्छा था। उसे बिगिनर से एसेंस रिफाइनिंग रेल्म तक पहुंचने में सिर्फ 1 साल लगा था, लेकिन मेरे सामने उसका टैलेंट भी ज्यादा खास नहीं लगता था। एल्डर सुटोंग, क्या तुमने अब तक कोई स्पिरिचुअल स्किल सीखी है? फर्स्ट एल्डर ने यूं ही पूछा। मैंने रोरिंग विंड ब्लेड्स नाम की एक स्किल सीखी है। मैं एक पल के लिए रुका।
आखिर अब तक मैंने सिर्फ वही स्किल सीखी थी जो उस टाइगर ने इस्तेमाल की थी। रोरिंग विंड ब्लेड्स, क्या वो ब्लैक विंड टाइगर की इनेट स्पिरिचुअल स्किल नहीं है? हाँ, सही कहा, वो सच में उसी डेविल बीस्ट की स्पिरिचुअल स्किल है। बाकी एल्डर्स भी थोड़ी देर सोचने के बाद सहमत हो गए। साफ था कि ये इंसानों द्वारा बनाई गई स्पिरिचुअल स्किल नहीं थी। तो तुम लोग उन्हें डेविल बीस्ट कहते हो? मुझे पहले इसका कोई अंदाजा नहीं था। मैं पीछे वाले पहाड़ पर एक टाइगर से मिला था। वो 3rd लेवल एसेंस रिफाइनिंग रेल्म का ब्लैक विंड टाइगर था। उसने मुझ पर रोरिंग विंड ब्लेड से हमला किया। मैंने वहीं उसकी स्किल सीख ली, फिर उसी स्पिरिचुअल स्किल का इस्तेमाल करके उसे टुकड़ों में काट दिया। अब मुझे समझ आया कि उन्हें सिर्फ खतरनाक बीस्ट नहीं कहा जाता था, उन्हें डेविल बीस्ट कहा जाता था, और उस टाइगर का असली नाम ब्लैक विंड टाइगर था। ये नाम उस पर बिल्कुल फिट बैठता था। क्या तुमने 3rd लेवल एसेंस रिफाइनिंग रेल्म के ब्लैक विंड टाइगर को मार दिया? मेरी बात सुनते ही सभी एल्डर्स के चेहरों पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी। हाँ, मैं बस अपनी ताकत टेस्ट करना चाहता था, लेकिन वो थोड़ा कमजोर निकला। मैंने बेबसी से सिर हिला दिया। ये लोग हर बार इतना शॉक क्यों हो जाते थे? क्या एक बार भी नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर सकते थे? ठीक है, तो फैसला हो गया। इस बार एल्डर सुटोंग और एल्डर फेजिंग टीम को लीड करेंगे। तुम लोग 1 महीने बाद रवाना हो जाओगे। लियू लियांग ने आखिरकार फैसला सुना दिया। ठीक है, मैंने सिर हिला दिया और एल्डर फेजिंग ने भी सहमति में सिर हिला दिया। वो एक महिला एल्डर थी जो उम्र में थोड़ी बड़ी लग रही थी। उनकी ताकत क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के 1st लेवल पे थी। 1 महीना, इसका मतलब था कि रवाना होने से पहले मेरे पास खुद को और भी ज्यादा मजबूत बनाने का समय था। डिस्कशन हॉल से निकलने के बाद मैं सीधे अपने घर वापस नहीं गया। इसके बजाय मैं सीधा क्रिम्सन हॉन्ग सेट के अंदर जंगल की तरफ चला गया। पिछले 2 दिनों में जो मैंने सीखा था उसके हिसाब से एसेंस रिफाइनिंग रेल्म में अपनी ताकत बढ़ाना आसान नहीं था। हालांकि क्रिम्सन हॉन्ग सेट में काफी एसेंस रिफाइनिंग रेल्म एक्सपर्ट्स थे, लेकिन क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म या उससे ऊपर के लेवल पर सिर्फ 10 कल्टिवेटर्स ही थे। जहां तक रिटर्न टू वॉइड रेल्म की बात थी, वहां तक सिर्फ सेक्ट मास्टर और फर्स्ट एल्डर ही पहुंचे थे। मैं हल्का सा मुस्कुराया, एक पत्थर ढूंढकर उस पर पालथी मारकर बैठ गया और कल्टिवेट करने लगा। कल्टिवेशन के दौरान समय हमेशा बहुत तेजी से बीतता था, पता ही नहीं चला, और पूरी एक रात गुजर गई। अगले दिन मैं फिर से क्रिम्सन हॉन्ग सेक्ट में दिखाई दिया। तुम आखिरकार वापस आ ही गए। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, एक आवाज सुनाई दी। वो सेक्ट मास्टर लूजिंग थीं। उन्हें देखते ही मैं मुस्कुराया और बोला, जब सेक्ट मास्टर ने मुझे इतना जरूरी काम सौंपा है तो मैं भला उसे कैसे भूल सकता हूं। मेरे साथ आओ। लूजिंग साफ तौर पर मेरे लौटने का इंतजार कर रही थीं। अगर मैं वापस नहीं आता तो शायद वो सच में निराश हो जाती। मैंने सिर हिलाया और उनके पीछे चल दिया। कुछ ही देर में हम क्रिम्सन हॉन्ग सेट के प्लाजा में पहुंच गए। प्लाजा पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। शिष्यों का एक बड़ा समूह बीच में खड़ा था। अगर मेरा अंदाजा सही था तो यही इस ट्रेनिंग एक्सपीडिशन में हिस्सा लेने वाले शिष्य थे। सबसे आगे खड़े 10 लोग इस एक्सपीडिशन की अगुवाई करने वाले शिष्य थे। उनके सामने क्रिम्सन हॉन्ग सेट के एल्डर्स और सेक्ट मास्टर खड़े थे। चाहे एल्डर हो या शिष्य, लूजिंग को देखते ही सबने सम्मान से सिर झुका लिया। क्या सारी तैयारियां हो गई हैं? लूजिंग ने सिर हिलाते हुए पूछा। हाँ सेक्ट मास्टर, सब कुछ तैयार है, फर्स्ट एल्डर ने सिर हिलाकर जवाब दिया। इसके बाद लूजिंग प्लेटफॉर्म पर चढ़ी और नीचे मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा। मुझे लगता है कि ये ट्रेनिंग एक्सपीडिशन आसान नहीं होगी। रास्ते में तुम्हें कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। क्या तुम सब में उसका सामना करने का भरोसा है? उनकी आवाज शांत थी, लेकिन वहां मौजूद हर शिष्य के कानों तक साफ पहुंच रही थी। हाँ, पूरा आसमान गूंज उठा। हर शिष्य ऐसा लग रहा था जैसे उनमें असीम एनर्जी भर गई हो। मैंने नीचे खड़े शिष्यों की तरफ देखा। ज्यादातर के चेहरे पर साफ उत्साह था, लेकिन 3 लोग बिल्कुल शांत खड़े थे, 2 पुरुष और 1 महिला। मुझे उन दोनों पुरुषों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन तीनों में मौजूद महिला शिष्या ने मेरा ध्यान खींच लिया। उसने लाल कपड़े पहन रखे थे, उसकी स्किन बर्फ जैसी सफेद थी और उसके चेहरे पर अब भी जवानी वाली मासूमियत झलक रही थी। वो ज्यादा उम्र की नहीं लग रही थी। एल्डर फेजिंग, वो लोग कौन हैं? मैंने अपने बगल में खड़े एल्डर से पूछा। बेशक मेरा इशारा उन्हीं तीनों की तरफ था। वे गुजियान, लियू यांग और जीशु हैं। इस एक्सपीडिशन के साथ आए शिष्यों में ये सबसे मजबूत हैं। बाकी 2 एसेंस रिफाइनिंग रेल्म के 3रे लेवल पर हैं, जबकि जीयू पहले ही एसेंस रिफाइनिंग रेल्म के 5वें लेवल तक पहुंच चुकी है। फिर उन्होंने कहा, एक बात, और जीयू को क्रिम्सन हॉन्ग सेक्ट में आए अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं। सिर्फ 3 साल, और वो पहले ही एसेंस रिफाइनिंग रेल्म के 5वें लेवल पर पहुंच गई। मैं थोड़ा हैरान रह गया। मेरी ये बात सुनकर एल्डर फेजिंग को तो लगभग खून की खांसी आ गई। आखिर में उन्होंने कुछ न बोलने का ही फैसला किया। जल्द ही पूरा ग्रुप निकल पड़ा।
मुझे पहले ही पता चल गया था कि इस ट्रेनिंग एक्सपीडिशन की मुख्य जगह एक ऐसा जंगल है जो डीमन बीस्ट से भरा हुआ है। इनमें ज्यादातर डीमन बीस्ट्स बॉडी टेम्परिंग रेल्म में हैं, जबकि कुछ एसेंस रिफाइनिंग रेल्म में भी हैं। इसी वजह से साथ आए एल्डर्स एंड सीनियर डिसाइपल्स को सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। जब तक उनका सामना किसी एसेंस रिफाइनिंग रेल्म डीमन बीस्ट से नहीं होता, तब तक एल्डर्स एंड सीनियर डिसाइपल्स कोई एक्शन नहीं लेते थे, जब तक मामला जान और मौत का न बन जाए। बेशक अगर कोई डिसाइपल बॉडी टेम्परिंग रेल्म डीमन बीस्ट तक को नहीं मार पाता तो उसे इस असेसमेंट में फेल माना जाता। एल्डर फे जिंग और मैं सबसे आगे चल रहे थे। ज्यादातर रास्ता वही दिखा रही थी क्योंकि मैं इस जगह से बिल्कुल अनजान था। हमारे पीछे एसेंस रिफाइनिंग रेल्म के 10 डिसाइपल्स चल रहे थे। एल्डर सुतोंग सेक्ट मास्टर ने जानबूझकर इस बार तुम्हें इस इलाके से परिचित कराने का इंतजाम किया है। ध्यान से सब कुछ देखना, एल्डर फे जिंग ने मुझसे कहा। मैंने सिर हिलाया। इस दुनिया में आने के बाद पहली बार मैं क्रिम्सन होंग सेक्ट से बाहर निकला था, इसलिए बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने का एक्साइटमेंट होना बिल्कुल नेचुरल था और ये एक्सपेडिशन उसके लिए एकदम सही मौका था। क्या वो एल्डर सुटोंग हैं? वो तो काफी यंग दिखते हैं। हमारे साथ आए। उस पुरुष शिष्य को देखा। एक पुरुष शिष्य ने अपने बगल में बैठी महिला शिष्या से पूछा। हाँ, महिला शिष्या ने सिर हिलाया। जैसे ही उसकी नजर मेरी पीठ पर पड़ी, उसकी खूबसूरत आंखों में तारीफ की हल्की झलक दिखाई दी। ये देखकर पुरुष शिष्य आराम से बोला, सुना है कि उसे वाटर क्लाउड डायनेस्टी ने कैंडिडेट डिसाइपल बनाकर भेजा था, लेकिन पता नहीं कैसे वो क्रिम्सन होंग सेक्ट का एल्डर बन गया। पता नहीं कैसे से तुम्हारा क्या मतलब है? शांग होंगहाई बकवास मत करो। महिला शिष्या ने हल्का सा मुंह बनाया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? उसे बस एंशिएंट डिवाइन स्क्रिप्ट पहचाननी आती है। उस छोटे डायनेस्टी ने शायद उसे पहले से सिखाने में बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च किए होंगे। मुझे तो लगता है उसकी समझ भी मुझसे बेहतर नहीं है, शेंग होंगहाई ने नफरत भरे लहजे में कहा। एल्डर सुटोंग आधे दिन में ही बॉडी टेम्परिंग रेल्म में पहुंच गए थे। तुम्हें लगता है तुम उनकी बराबरी कर सकते हो? शांग होंगहाई की बातें सुनकर महिला शिष्या ने उसे घूर कर देखा। शांग होंगहाई के चेहरे पर हल्का गुस्सा उभर आया और उसने मेरी पीठ की तरफ देखा। इसी दौरान गु जियांग और लियू यांग भी मेरे बारे में बात कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है, एल्डर सुटोंग इतनी कम उम्र में एल्डर कैसे बन गए? लियू यांग ने मेरी तरफ देखते हुए गु जियांग से पूछा। गु जियांग ने मेरी तरफ देखा और कहा, उनकी कॉम्प्रिहेंशन बहुत जबरदस्त है। मैंने उनके बारे में सुना है। कहते हैं कि एल्डर सुटोंग क्रिम्सन होंग सेक्ट में शामिल होने के सिर्फ आधे महीने के अंदर बॉडी टेम्परिंग रेल्म में पहुंच गए थे। आधा महीना। उसी समय जो जी शाओयू हमेशा शांत और कम बोलती थी, वो अचानक बोल पड़ी। आमतौर पर उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं होता था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ कल्टिवेशन पर रहता था। वह इस मिशन में भी सिर्फ इसलिए शामिल हुई थी क्योंकि उसकी कल्टिवेशन एक बॉटल नेक पर अटक गई थी। हालांकि उसे बोलने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सच तो सच ही था। लियू यांग ने बस सिर हिलाया। लेकिन मैंने थर्ड एल्डर से सुना है कि वो आधे महीने में ही एसेंस रिफाइनिंग रेल्म तक पहुंच गए थे। ये ऐसी ऊंचाई है जहां तक हम में से कोई भी नहीं पहुंच सकता। आधे दिन का सफर तय करने के बाद हम एक जंगल में पहुंचे। अब से सभी लोग अलर्ट रहेंगे, एल्डर फे जिंग ने कहा। इस जंगल में हर तरफ डीमन बीस्ट्स हैं। अगर सिर्फ बॉडी टेम्परिंग रेल्म के डीमन बीस्ट्स होंगे तो हम दखल नहीं देंगे। फिर उन्होंने एक और बात जोड़ी, अगर तुम 5 बॉडी टेम्परिंग रेल्म डीमन बीस्ट्स को मार देते हो तो तुम्हें असेसमेंट में पास माना जाएगा। जी। ये सुनते ही सभी शिष्यों ने तुरंत जवाब दिया। उनकी आवाज में थोड़ा डर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक्साइटमेंट थी। उसी वक्त एक बॉडी टेम्परिंग रेल्म डीमन बीस्ट अचानक पास की झाड़ियों से छलांग लगाकर बाहर आ गया। कौन जाएगा? एल्डर फे जिंग ने पूछा। एक पुरुष शिष्य तुरंत आगे बढ़ा। इस डीमन बीस्ट को मैं संभालूंगा। उसने एल्डर फे जिंग और मेरी तरफ हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके शरीर से धीरे धीरे एक शक्तिशाली ऑरा फैलने लगी। वो भी बॉडी टेम्परिंग रेल्म में था। इसके बाद वो आगे बढ़ा और डीमन बीस्ट से लड़ने लगा। आखिरकार उसने डीमन बीस्ट को सफलतापूर्वक मार गिराया। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? एल्डर फे जिंग ने खुशी से सिर हिलाया। बड़ों को हमेशा ऐसे शिष्य पसंद आते थे जिनमें सबसे पहले आगे बढ़ने की हिम्मत हो और जिनके पास असली ताकत भी हो। इस शिष्य का नाम जी शिनलिंग है। जी शिनलिंग ने उत्साह से अपना नाम बताया। ठीक है, मैं इसे याद रखूंगा। एल्डर फे जिंग ने सिर हिलाया, अपनी नोटबुक खोली, उसमें जी शिनलिंग का नाम लिखा और उसे दर्ज कर लिया। इस तरह का प्रोत्साहन देखकर बाकी शिष्य भी अपनी ताकत दिखाने के लिए उत्सुक हो गए। इसके बाद जब भी कोई डीमन बीस्ट दिखाई देता, चेले लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते। ऐसा आधे दिन तक चलता रहा। देखते ही देखते रात हो गई। रुको, रात में जंगल के ज्यादा ताकतवर डीमन बीस्ट्स एक्टिव हो जाते हैं। हम आज यहीं आराम करेंगे,
एल्डर फेजिंग ने आदेश दिया। तभी एसेंस रिफाइनिंग रेल्म का एक शिष्य आगे बढ़ा और मेरी तरफ देखा। वो शान होंगहाई था। एल्डर सुतोंग शान होंगहाई मेरे पास आया और सम्मान से हाथ जोड़कर बोला, क्या बात है। मैं आसपास का माहौल देख रहा था, इसलिए उसके पास आने पर मेरा ध्यान उसकी तरफ गया। ये शिष्य एल्डर सुटोंग से मुकाबला करना चाहता है, शन होंगहाई ने मेरी तरफ देखते हुए शांत स्वर में कहा। उसके बोलते ही मेरे जवाब देने से पहले ही एल्डर फेजिंग ने तुरंत कहा, नहीं। उन्हें पता था कि मैं एसेंस रिफाइनिंग रेल्म में पहुंच चुका हूं, लेकिन शान होंगहाई पहले से ही एसेंस रिफाइनिंग रेल्म सेकंड लेवल पर था। किसी एल्डर को चुनौती देना सीधे क्रिम्सन होंग सेक्ट की प्रतिष्ठा को चुनौती देने जैसा था। ऐसी बात की इजाजत नहीं दी जा सकती थी। ये शिष्य अपनी हद नहीं पार करेगा, शन होंगहाई ने तुरंत जवाब दिया। अगर तुम मुकाबला करना चाहते हो तो आ जाओ। मुझे पहले ही समझ आ गया था कि अगर मैं चाहता हूं कि ये शिष्य सच में मुझे स्वीकार करें तो मुझे किसी एक को मिसाल बनाना पड़ेगा। बस एक दिक्कत थी मेरी नजर में, ये चुना हुआ मुर्गा थोड़ा ज्यादा ही कमजोर था। एल्डर सुटोंग एल्डर फेजिंग ने चिंता से कहा, लेकिन मैंने सिर्फ हाथ हिलाकर उन्हें रोक दिया। वो तो बस एसेंस रिफाइनिंग रेल्म सेकंड लेवल में है, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। एल्डर सुटोंग ये सुनते ही कि मैंने चुनौती स्वीकार कर ली है, शान होंगहाई ने फिर हाथ जोड़ लिए। उसका इरादा साफ था, वो सबके सामने मुझे शर्मिंदा करना चाहता था और साबित करना चाहता था कि मैं एल्डर बनने के लायक नहीं हूं। इतना कहकर उसने उस महिला शिष्या की तरफ देखा जिससे वो दिन में बात कर रहा था, लेकिन उस समय उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। ये देखकर शन होंगहाई और भी गुस्से में भर गया। उसने मन ही मन कसम खाई कि आज वो मुझे पूरी तरह हरा देगा। अगले ही पल एसेंस रिफाइनिंग रेल्म सेकंड लेवल की ऑरा उसके शरीर से फूट पड़ी। महिला शिष्या ने शांत स्वर में कहा, एल्डर सुतोंग कृपया। शन होंगहाई ने अपना गुस्सा दबा लिया और मैं भी आगे बढ़ने ही वाला था। अचानक एक जोरदार दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। हर दहाड़ के साथ जमीन जोर से कांपने लगी। आवाज सुनते ही सभी शिष्यों के चेहरे बदल गए। एल्डर फेजिंग शांत रहीं और धीमी आवाज में बोली, घबराओ मत, सब अलर्ट रहो। लेकिन अगले ही पल लगभग एक जैंग लंबा एक डीमन बीस्ट सबके सामने आ गया। उसे देखते ही एल्डर फेजिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। फर्स्ट लेवल ची ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म डीमन बीस्ट, एक क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म डीमन बीस्ट। मैंने उत्सुकता से उस जीव को देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जंगल में कोई डीमन बीस्ट क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म तक पहुंच चुका होगा। तभी दूसरी तरफ से एक और दहाड़ सुनाई दी। क्या एक और फर्स्ट लेवल क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म डीमन बीस्ट? दूसरे डीमन बीस्ट के सामने आते ही एल्डर फेजिंग का चेहरा गंभीर हो गया। अभी सब लड़ाई की तैयारी ही कर रहे थे कि एक और दहाड़ गूंज उठी। कुछ ही पल बाद फर्स्ट लेवल क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म का तीसरा डीमन बीस्ट भी सामने आ गया। इस बार सबके दिल बैठ गए। 3 फर्स्ट लेवल ची ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म डीमन बीस्ट्स। एल्डर फेजिंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्हें समझ आ गया था कि अब बच निकलने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। तीसरे क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म डीमन बीस्ट के दिखाई देते ही क्रिम्सन होंग सेक्ट के सभी शिष्यों के चेहरों पर निराशा साफ दिखाई देने लगी। 3 फर्स्ट लेवल क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के डीमन बीस्ट्स अपने सामने उन तीनों जीवों को देखकर मेरी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि इस जंगल में 3 फर्स्ट लेवल क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म डीमन बीस्ट्स छिपे होंगे। एल्डर, अब हम क्या करें? ग्वान ने पूछा। वो भी जानता था कि 3 फर्स्ट लेवल क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म डीमन बीस्ट्स ऐसी चीज नहीं थे जिनका हम सामना कर सकें। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर इन्हें रोकूंगी। तुम बाकी चेलों को लेकर तुरंत इस जंगल से निकल जाओ, एल्डर फेजिंग ने कहा। इस वक्त यही एकमात्र रास्ता था। वो अकेले 3 फर्स्ट लेवल क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म डीमन बीस्ट्स का सामना नहीं कर सकती थी। आज रात शायद उसे अपनी जान यहीं छोड़नी पड़ती, लेकिन क्रिम्सन होंग सेक्ट के चेले ही उसके भविष्य थे। उन्हें हर हाल में बचकर निकलना था। एल्डर, हमें रुकने दीजिए। हम भी इन्हें रोकने में आपकी मदद करेंगे। हमारी ताकत भले ही कम हो, लेकिन हम कम से कम एक डीमन बीस्ट को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। तीनों सबसे ताकतवर चेले साफ तौर पर जाने को तैयार नहीं थे। अभी के अभी निकल जाओ, एल्डर फेजिंग गुस्से से चिल्लाई। उसी वक्त एक बिल्कुल बेपरवाह आवाज धीरे धीरे गूंजी, कितना शोर मचा रखा है। सब लोग गुस्से में उस तरफ मुड़े तो देखा कि मैं आराम से किनारे बैठा जंगल का एक फल खा रहा था। एल्डर सुटोंग, ये कोई छोटी बात नहीं है, जल्दी से बाकी चेलों को लेकर यहां से निकल जाइए, एल्डर फेजिंग ने कहा। तभी सबको याद आया कि इस एक्सपीडिशन में मेरे अलावा एक और एल्डर भी था, लेकिन मेरी ताकत सिर्फ एसेंस रिफाइनिंग रेल्म तक थी।
ऐसे में फर्स्ट लेवल क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म डीमन बीस्ट से लड़ना तो मेरे बस की बात ही नहीं थी। हम क्यों जाएं? ये तो सिर्फ 3 क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म डीमन बीस्ट्स हैं, मैंने बिल्कुल शांत स्वर में कहा। ये सुनते ही बाकी सबके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। एल्डर फेजिंग ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, एल्डर सुटोंग, मुझे पता है कि आपकी समझ बहुत अच्छी है, लेकिन ये क्यूआई ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म डीमन बीस्ट्स हैं। चेलों की सुरक्षा के लिए प्लीज इन्हें तुरंत यहां से ले जाइए। ये 3 डीमन बीस्ट्स तो मेरी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल सही हैं। मैं हंस पड़ा, फिर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे उन तीनों डीमन बीस्ट्स की तरफ चल पड़ा जो हमारी तरफ बढ़ रहे थे। तुम एल्डर फेजिंग लगभग गुस्से से फट पड़ी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, उन्होंने महसूस किया कि मेरा ऑरा तेजी से बढ़ने लगा था। मेरे हर कदम के साथ मेरा ऑरा पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा था। ये एसेंस रिफाइनिंग रेल्म के 5वें लेवल से सीधा उठकर क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के दूसरे लेवल तक पहुंच गया और आखिर में वहीं रुक गया। मेरा लगातार बढ़ता ऑरा देखकर चेले और एल्डर फेजिंग दोनों हैरान रह गए। सिर्फ 2 महीने पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि कल्टीवेशन क्या होती है, लेकिन अब मैं क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म में पहुंच चुका था। क्रिम्सन होंग सेक्ट में मैं पहले ही टॉप 10 एक्सपर्ट्स में शामिल हो सकता था। गल्प, किसी ने घबराकर निगल लिया। शेन होंगकाई की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अभी अभी उसने एक सेकंड लेवल क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म एक्सपर्ट को चैलेंज करने की कोशिश की थी। अपनी एसेंस रिफाइनिंग रेल्म की ताकत के साथ वो मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं था। एल्डर सुटोंग, आप क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के दूसरे लेवल पर पहुंच गई हैं। हालांकि एल्डर फेजिंग को पहले ही इसका एहसास हो गया था, फिर भी वो हैरान थी। क्या तुम्हें खुद नहीं दिख रहा? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, इन चेलों की रक्षा करो, इन 3 डीमन बीस्ट्स को मुझ पर छोड़ दो। बिना जरा भी हिचकिचाए मैं उन डीमन बीस्ट्स की तरफ दौड़ पड़ा। रफ्तार पकड़ते ही मैं हवा में ऊंचा उछला और अपना पैर घुमाया। स्पिरिचुअल एनर्जी तुरंत मेरे पैर के चारों ओर इकट्ठा हो गई। मेरी लात सीधे क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म डीमन बीस्ट के सिर पर जाकर लगी। उस डीमन बीस्ट ने धीमी दहाड़ लगाई और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी एक लात से वो 100 मीटर से भी ज्यादा दूर जा गिरा। ये तो हेवनली नेट फैंटम बीस्ट है। इसकी स्किन और मांस की डिफेंस बहुत ज्यादा मजबूत होती है, फिर भी एल्डर सुटोंग ने इसे एक ही लात में उड़ा दिया। एल्डर फेजिंग ने गहरी सांस ली, उनका दिल सदमे से भर गया। ये तीनों डीमन बीस्ट्स हेवनली नेट फैंटम बीस्ट्स थे, जो अपनी बेहद मजबूत डिफेंसिव एबिलिटीज के लिए मशहूर थे। बुरा नहीं, तुम में कुछ स्किल है। मैंने सिर हिलाते हुए उस हेवनली नेट फैंटम बीस्ट को देखा जो करीब 100 मीटर दूर जा गिरा था। मैंने उस लात में काफी ताकत लगाई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हेवनली नेट फैंटम बीस्ट उसे झेल जाएगा, लेकिन अगला हमला इतना हल्का नहीं होगा। वो लात तो सिर्फ एक टेस्ट थी। रोरिंग विंड ब्लेड्स। मैंने अपने सामने खड़े तीनों हेवनली नेट फैंटम बीस्ट्स को देखा, जिनके शरीर सुनहरे स्पिरिचुअल पैटर्न से ढके हुए थे, और धीमी आवाज में कहा। उसी समय उनके शरीर पर बने स्पिरिचुअल पैटर्न सुनहरी रोशनी से चमक उठे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आने वाले खतरे का एहसास हो गया हो। रोरिंग विंड ब्लेड्स, मैंने एक बार फिर धीमी आवाज में कहा। अगले ही पल रोरिंग विंड ब्लेड्स तीनों हेवनली नेट फैंटम बीस्ट्स पर टूट पड़े। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। धातु के टकराने की लगातार आवाजें चारों तरफ गूंज उठीं। जैसे ही आवाज गूंजी, तीनों हेवनली नेट फैंटम बीस्ट्स के शरीर पर बने सुनहरे स्पिरिचुअल पैटर्न्स टूटकर बिखर गए। अगले ही पल हवा के ब्लेड ने तीनों हेवनली नेट फैंटम बीस्ट्स को एक साथ चीर दिया। गप। ये सीन देखकर कई चेले अनजाने में निगल गए। आखिर वे क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के डीमन बीस्ट्स थे, और वो भी पूरे 3। फिर भी एल्डर सुटोंग के सामने वे एक भी स्पिरिचुअल स्किल नहीं झेल पाए। बहुत कमजोर। तीनों हेवनली नेट फैंटम बीस्ट्स के मरते ही मैंने ताली बजाई। फिर मैं आगे बढ़ा, उनके मांस और खून में तलाश की, और आखिरकार 3 सुनहरे मोती निकाल लिए। सच में इनमें डीमन कोर्स हैं। खुश होकर मैंने तीनों सुनहरे मोती अपने पास रख लिए। फिर मैंने देखा कि क्रिम्सन होंग सेक्ट के चेले अभी भी मुंह खोले मुझे घूर रहे थे। तुम सब वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हम जीत गए। एल्डर सुटोंग सच में जीत गए, और उन्होंने इसे इतना आसान बना दिया। कमाल है, एल्डर सुटोंग ने ये सब क्रिम्सन होंग सेक्ट के लिए किया है। मैंने बस हल्के से हाथ हिला दिया। मुझे नहीं लगा कि इसमें गर्व करने जैसी कोई बात है। तभी एक आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो और कोई नहीं बल्कि शन होंगहाई था, वही शिष्य जो पहले मुझसे मुकाबला करना चाहता था। उसे देखकर मैंने शांत स्वर में कहा, मैं तो लगभग भूल ही गया था, तुम्हारे साथ मेरा मुकाबला अभी बाकी है। मेरी बात सुनते ही शन होंगहाई धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा।
ये शिष्य ऐसी हिम्मत कभी नहीं करेगा। डर किस बात का, ये तो बस एक मुकाबला है, मैंने आराम से कहा। ये शिष्य गलत था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। एल्डर सू शान होंगहाई तुरंत मेरे सामने झुक गया। अभी कुछ ही देर पहले उसने अपनी आंखों से देखा था कि मैंने अकेले 3 क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म डीमन बीस्ट्स का सामना करके उन्हें खत्म कर दिया। उसके दिल से लेकर पैरों तक ठंड दौड़ गई थी। मेरी ताकत के सामने सिर्फ एक उंगली ही उसे कुचलकर मारने के लिए काफी थी। मैंने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैं सीधे अपने टेंट में लौट गया ताकि थोड़ा आराम कर सकूं और साथ ही अभी अभी मिले 3 डीमन कोर्स का इस्तेमाल भी देख सकूं। एल्डर सू, मुझे टेंट में जाते देखकर शान होंगहाई जल्दी से उठकर मेरे पीछे आने लगा, लेकिन तभी उसके बगल में खड़ी एल्डर फेगिंग ने ठंडी आवाज में कहा, एल्डर सुटोंग ने तुम्हें उठने के लिए नहीं कहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप खड़े होने की? उनकी बात सुनते ही शान होंगहाई फिर से घुटनों के बल बैठ गया। ये शिष्य ऐसी हिम्मत कभी नहीं करेगा। एल्डर फेगिंग भी क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म की एक्सपर्ट थी, इसलिए शान होंगहाई में उनकी बात टालने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। टेंट के अंदर मैंने अपने हाथ में पड़े 3 कोल्ड हेवनली नेट फैंटम बीस्ट डीमन कोर्स निकाले और उन्हें अब्सॉर्ब करके रिफाइन करना शुरू कर दिया। एक रात बीतने के बाद मेरी ऑरा एक बार फिर बढ़ गई और मैं क्यूआई ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के पीक तक पहुंच गया।